वेलकम टू योर चैनल सी फॉर केमिस्ट्री क्लास। तो आज से हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन इन टू पार्ट्स। तो क्या है हाइब्रिडाइजेशन, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? हमारे पास ऑलरेडी कई तरीके थे जिससे हम कोवलेंट बॉन्डिंग को समझा सकते थे, एक्सप्लेन कर सकते थे। लाइक बेस्ट अप्रोच थी हमारी वीएसईपीआर थ्योरी, उससे पहले वीबीडी की भी अपनी अप्रोच थी। सो आखिर इस हाइब्रिडाइजेशन की ज़रूरत पड़ी क्यों? सो बहुत कुछ जानेंगे इस टॉपिक में। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक देन। सी, जब वीएसईपीआर थ्योरी का फॉर्मेशन हुआ तो बहुत अच्छे तरीके से जो है स्ट्रक्चर्स को डिफाइन किया गया। एक रेगुलर स्ट्रक्चर्स की ज्योमेट्री को डिफाइन किया गया, उनके शेप्स, उनके नेम दिए गए। अगर लोन पेयर होगा तो क्या शेप होगा। लेकिन ये बहुत रेशनल था, मतलब कि इस थ्योरी से काफ़ी कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा था। बहुत हद तक हम लिमिटेशंस में बच जा रहे थे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, इस थ्योरी का सबसे पहले मोटिव यही था कि यहाँ पर जितने भी बॉन्डिंग बनती है वो ओवरलैपिंग से बनती है। और ओवरलैपिंग तभी हो सकती है जब तक कि हाफ फिल्ड एक स्टेट हो, यानी किसी भी ऑर्बिटल के पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हाफ फिल्ड में आए। लेकिन कुछ हमारे पास ऐसे एग्जांपल्स हैं, ऐसे केसेस हैं जहां पर ये थ्योरी फिट नहीं बैठती है। यानी ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल तभी होगा जब हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हमारे सामने हो। लाइक अगर हम एग्जांपल के तौर पे देखें कि हमारे पास कुछ एग्जांपल्स है, लाइक हमारे पास BeCl2 का एक एग्जांपल देखें। ठीक, हमारे पास BeCl2 के एग्जांपल में हम देख सकते हैं। इस केस में अगर हम ध्यान से देखें, BeCl2 के केस में अगर हम बेरिलियम की हाइब्रिड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखें, तो यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2। ठीक, 2p इसका वैकेंट है, यानी इसके पास तो कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो इस हिसाब से तो इसकी जीरो कोवलेंसी हुई, क्योंकि इस थ्योरी के अनुसार नंबर ऑफ, यानी जितने भी आपके पास हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है उतनी ही इसकी क्या होती है, कोवलेंसी होती है। फॉर एग्जाम्पल इसी के बाद कुछ अदर एग्जाम्पल है हमारे पास, जैसे कि अगर हम कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें 1s2 2s2 और ये 2p2 है, यानी इसके 2p ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इन 2p ऑर्बिटल्स में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उस हिसाब से तो इसके पास दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब इसकी कोवलेंसी 2 है। लेकिन हम देखते हैं कि कई सारे एग्जाम्पल्स में टेट्रावेलेंट होता है, लाइक CH4 एनीथिंग। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि ये थ्योरी में कहीं न कुछ कमियाँ थी जो एक्सप्लेनेशन को क्लियरली नहीं बता पा रही थी। तो बाद में हमने ये देखा कि जब एक्सपेरिमेंट किए गए और हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी को स्टार्ट में लाया गया, वो इसी वजह से आई क्योंकि इस थ्योरी के अनुसार कि बेरिलियम BeCl2 बना सकता है अनलेस उसको इस 2s, यानी जो वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन का पेयर है जो कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सॉरी, जो पेयर्ड है, इस पेयर्ड को अनपेयर्ड बनाना होगा। और अनपेयर्ड बनाने के लिए ये अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करता है। तो यही इस थ्योरी की सबसे इम्पोर्टेंट और अच्छी खासी खासियत थी कि जिससे इसने एक्सप्लेनेशन को बहुत क्लियरली बताया कि कैसे कोई पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के ऑर्बिटल्स वाले भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। सो लेट्स सी द मीनिंग एंड डेप्थ ऑफ दिस। और बहुत कुछ इसमें भी ये भी समझाया गया कि जब ये ऑर्बिटल्स, जैसे कि इसमें बेरिलियम और क्लोरीन जब आपस में BeCl2 बनाने आएंगे, तो ये ऑर्बिटल्स आपके क्लोरीन के और बेरिलियम के ये आपस में इंटरमिक्स होते हैं। और इंटरमिक्सिंग से एक न्यू सेट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है, जिसी को हम क्या बोलते हैं, एक नया मॉलिक्यूल, उसकी अपनी आइडेंटिटी होती है। वो हो गया BeCl2। यानी इस BeCl2 में ना Be और Cl, इनकी एक न्यू फॉर्म यहाँ पर मौजूद है जो कि एक हाइब्रिड फॉर्म में है। मतलब आपको ये समझना है कि बेरिलियम की जो अपनी आइडेंटिटी है जहाँ पर s ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुआ है, मैं आपको इसको क्लियरली समझा देता हूँ। लाइक बेरिलियम के पास s ऑर्बिटल है। ठीक है, हम यहाँ पर एक एग्जांपल बेरिलियम का ही ले रहे हैं, फिर हम लेटर ऑन सारे एग्जांपल्स को, सारे एस्पेक्ट्स को देखेंगे। लाइक BeCl2 की अगर हम बात करें, तो बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये कहता है कि इसके पास है 1s2 2s2 2p। तो अगर हम यहाँ पर इसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कर दें ताकि ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर पाए, ओवरलैपिंग कर पाए क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन से, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर इसका ऑर्बिटल s ऑर्बिटल इन्वॉल्व है और ये p ऑर्बिटल है। लेकिन जब ये क्लोरीन के अपने एटॉमिक, और अगर हम क्लोरीन का भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख लें, तो 1s2 2s2 2p6, यानी क्लियरली कहें तो 3s2 3p5 होता है। ठीक, तो 3p5 में आपको एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखाई दे रहा है। तो यही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ पेयरिंग करने आएगा। दूसरे वाला Cl जो है, दूसरे वाले इस बेरिलियम के 2p ऑर्बिटल के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ पेयरिंग करने आएगा। तो जब ये पेयरिंग करेंगे तो ये ना तो s ऑर्बिटल रहेगा ना ये p ऑर्बिटल रहेगा। ये एक न्यू सेट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएगा जिसकी एक अपनी पहचान होगी जो कि कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो आप यहाँ पर ये समझ जाइए
कि अगर मान लीजिए आपके पास एक रेड इंक है या रेड कलर है, फॉर एग्जांपल मैं इसको ऐसे क्लियर कर लेता हूँ, और एक आपके पास है वाइट कलर है, ठीक है। तो वाइट और रेड को जब आप मिक्स करेंगे तो कंप्लीटली मिक्स होने के बाद एक नई आइडेंटिटी बन जाएगी, जो कि क्या होगी, आपकी पिंक कलर की होगी। तो ये एक न्यू फॉर्म ऑफ हाइब्रिड हो गया पिंक, ठीक है। तो ये न्यू फॉर्म ऑफ हाइब्रिड है जिसकी एक अपनी आइडेंटिटी है, वो पिंक हो गया। तो यहाँ हाइब्रिडाइजेशन में यही होता है कि इसमें इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल होती है, जो कि बहुत ज़रूरी है सबसे पहले, कि इन्हीं सभी ऑर्बिटल्स में जो भी ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वैलेंस शेल के ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे, और यही वैलेंस शेल के ऑर्बिटल्स की एनर्जीज ऑलमोस्ट सेम होगी। ये ऑलमोस्ट सेम होनी चाहिए। फिर उसके बाद ये एनर्जीज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है ताकि एक नया सेट ऑफ ऑर्बिटल बन जाए जिसकी सारी इक्वल एनर्जीज होंगी, ठीक। तो जो न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल बनेगा, मतलब कि जो पिंक कलर बना, वो पिंक कलर का आप कोई भी रीजन उठा लो वो पिंक ही मिलेगा, यानी वो नियरली सेम होगा। इसमें कहीं पर ऐसा नहीं होगा कि रेड होगा या वाइट होगा। हम यही समझाना चाह रहे हैं कि यहाँ पर अगर ये एस ऑर्बिटल इन्वॉल्व था, ये क्लोरीन का पी ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, तो एस और पी मिक्स होने के बाद एक न्यू सेट ऑफ ऑर्बिट हाइब्रिड ऑर्बिटल बना रहा है, तो जो कि सेम है, इक्वल है और रीडिस्ट्रीब्यूटेड है, आइडेंटिकल है। तो इसी को हम हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलते हैं। यहीं से हाइब्रिडाइजेशन की शुरुआत हुई थी। सो लेट्स सी क्या क्या इसके इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, कौन कौन से एप्लीकेशंस हैं जहाँ पर हम इस अप्रोच को यूज़ कर सकते हैं, और ये क्यों बेहतर मानी जाती है वीएससीपीआर थ्योरी से, ये भी हम जानेंगे। वीएससीपीआर थ्योरी ने जो है अपने स्ट्रक्चर्स को बहुत अच्छे से समझाया था, लेकिन काफ़ी चीज़ें जैसे कि बॉन्ड एंगल के बारे में बताना, और एक डेफिनेट मतलब डेफिनेट इंफॉर्मेशन देना कि जैसे कि हम किसी मॉलिक्यूल की अगर हम हाइब्रिडाइजेशन जानते हैं तो उसके हम शेप को डायरेक्टली बता सकते हैं। ऐसा वीएसईपीआर में थ्योरी में नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हम देखते हैं, जानते हैं। सी, सो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हाइब्रिडाइजेशन के, लेट्स डिस्कस देम। पहली बात तो ओनली दोज ऑर्बिटल्स विच हैव अप्रोक्सीमेटली इक्वल एनर्जीज। किसी भी एटम के वो ऑर्बिटल्स, उनके जैसे कि अभी हमने बेरिलियम का एग्जांपल देखा था, तो वहाँ 2s और 2p ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता, तो ये ऑलमोस्ट नियरली इक्वल एनर्जी के हैं, तो यही हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो होंगे वो प्रोड्यूस होंगे नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स से। जितने ऑर्बिटल मिक्स होंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। अगर हम कह रहे हैं कि एस और पी मिक्स हो रहा तो sp एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हो गया। अगर एस और दो पी मिल रहे हैं तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हो गया। कुछ इंपॉर्टेंट बात जिससे थ्योरी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला था, वो यही था कि इसमें ज़रूरी नहीं है कि सारे हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, यानी जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वही इसमें पार्टिसिपेट करें। देखिए आपको आगे देखने को मिलेगा कुछ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, यानी सॉरी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो सारे के सारे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये हम एग्जाम्पल से जानेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये अगर हमारे पास ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि ये करे। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ हाफ फील्ड या फिर जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो वही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। किसी भी पेयर्ड ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स को भी पार्टिसिपेट कराया जा सकता है, यानी उनको एक्साइट करके। तो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें ये फैक्ट है कि हाइब्रिडाइजेशन नेवर टेक प्लेस इन द आइसोलेटेड एटम। देखिए इस पॉइंट का क्या मतलब है, और इट ओनली अकर्स इन द टाइम ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। इसका मतलब ये है कि जब बेरिलियम अगर BeCl2 बना रहा है, ठीक है, तो बेरिलियम और Cl2 बनने से पहले दोनों सेपरेट होंगे। तो बेरिलियम के पास जो अपना एटॉमिक ऑर्बिटल है जहाँ पर जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 2s के, ये 2s के इलेक्ट्रॉन को एक्साइट होने के लिए एनर्जी चाहिए। यानी ये अपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तभी करेगा जब इसको क्या है, कहीं बाहर से एनर्जी मिले। और ये एनर्जी जो होती है अपने आप, यानी खुद तो आइसोलेटेड है, ये कहीं से बिना किसी रीजन के ये एक्साइट नहीं करेगा। सबसे बड़ी बात ये है। तो जब कोई एटम इसके साथ बॉन्डिंग बनाने आता है लाइक क्लोरीन, तो ये इस बॉन्डिंग के साथ अप्रोच करेगा, क्योंकि ये अपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लेके आएगा। तो जब ये अपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लेके आएगा और इनके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ इनकी अट्रैक्शन होगी, इनकी पेयरिंग होनी स्टार्ट होगी, तो यहाँ पर एक कोवलेंट बॉन्ड बनना स्टार्ट हो जाएगा। और जब ये कोवलेंट बॉन्ड बनना स्टार्ट होगा तो वो एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, मतलब ये समझ लीजिए इनके अप्रोच से एनर्जी रिलीज हुई, और उसी रिलीज एनर्जी का यूज क्या है कि ये एक्साइटेशन में यूज होता है। तो यहाँ पर यही मतलब है इसका कि नेवर टेक प्लेस एन आइसोलेटेड एटम तब तक, बट इट ओनली अकर्स एट द टाइम ऑफ द बॉन्ड फॉर्मेशन। जब कभी बॉन्ड बनाना हो तभी ये अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करता है, वरना बेरिलियम की जो इंडिविजुअल स्टेट है वो हमेशा इसकी ऐसे ही रहेगी कि 2s2। ठीक, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट नहीं करेगा जब तक कि उसको जरूरी ना हो। सबसे लास्ट में जो इसका फैक्ट है, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इंडिकेट द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल।
यानी हम किसी भी मॉलिक्यूल की सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन को ही देख करके उसकी ज्योमेट्री का अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या इसका शेप रहेगा, कैसा इसका 3 डायमेंशन स्पेस में ये एग्जिस्ट करता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट हाइब्रिडाइजेशन के पॉइंट्स हैं, ये सब अप्लाई करेंगे। लेट्स सी देम वन बाय वन। और आगे लास्ट में मैं आपको इसकी ट्रिक भी बताऊंगा कि कैसे हम इन हाइब्रिडाइजेशन को सिर्फ एक मैथमेटिकल फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो लेट्स सी दिस। सी, हाइब्रिडाइजेशन के कई सारे टाइप होंगे। जब s ऑर्बिटल और केवल 1p ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा तब हम उसको sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बोलेंगे। आपको दिखाई दे रहा है, जब एक s और 2p ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे तो वो sp2 होगा। और वहीं जब s और 3p ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे तो sp3 होगा। ये भी देखा जाएगा कि कुछ d ऑर्बिटल्स के इन्वॉल्व के कारण भी हाइब्रिडाइजेशन sp3d बन जाता है, मतलब कि 1s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल एंड 3p ऑर्बिटल एंड अलॉन्ग विद दैट d ऑर्बिटल भी इसमें इन्वॉल्व होता है। सेम sp3d2 एंड sp3d3। तो ये सारे एस्पेक्ट्स को हम एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट्स सी द एग्जांपल ऑफ द BeCl2, जो अभी तक हम बहुत देर से देख रहे हैं कि BeCl2 के एग्जांपल्स के रेफरेंस में हम बात कर रहे हैं कि ये बनता कैसे है। तो सबसे पहले तो जब ये बने नहीं होंगे, जब ये BeCl2 नहीं तब बी अकेला होगा, तो वो उस समय जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा वो उसकी ग्राउंड स्टेट पे होगा। ठीक है ना, जैसा कि अभी बताया था ना कि वो इटसेल्फ अलोन जो है आइसोलेटेड स्टेट में अपने इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट नहीं करता, उसको एनर्जी चाहिए। और एनर्जी आइसोलेटेड फॉर्म में कैसे मिलेगी? ये तभी मिलती है जब तक कि कोई अप्रोच ना मिले। अप्रोच से अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्शन से एनर्जी रिलीज होती है, उसका रिलीज एनर्जी से ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर दो चीजें होंगी कि ग्राउंड स्टेट बनाएंगे। ग्राउंड स्टेट मतलब कि जब इसके पास कोई भी अप्रोच नहीं कर रहा है, मतलब कि बी अलोन है। तो यहाँ पर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं केवल वैलेंस शेल को। तो वैलेंस शेल यहाँ पर है 2s2 और ये 2p इसका एम्प्टी है। अब यहाँ पर एक्साइटेड स्टेट बनाएंगे। एक्साइटेड स्टेट तब बनाई जाती है जब क्लोरीन इन्वॉल्व होता है। ध्यान रखिए, क्लोरीन का भी हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन याद कर समझ सकते हैं इसको, 1 2s2 2p6 एंड 3s2 3p5। तो 3p5 ये इसका वैलेंस शेल है, 3s2 3p5। तो यहाँ पर इस वैलेंस शेल में से, क्योंकि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट तो केवल वैलेंस शेल करता है, 2 इलेक्ट्रॉन आपके s में है और 5 इलेक्ट्रॉन इसके p में है, 1 2 3 4 5। सो दिस इज 3s2 एंड दिस इज 3p5। यहाँ इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ताकि इसका फुलफिल्ड स्टेट हो जाए, ये हाफ फिल्ड से फुलफिल्ड स्टेट में आ जाए। अब जब ये अप्रोच करेंगे दोनों सीएल, ठीक है, 2 टाइम्स इसको सीएल ले लिया जाए, तो ये दोनों सीएल अप्रोच करते हैं तो ये ग्राउंड स्टेट से अपनी एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है। तो यहाँ पर इसकी हम एक्साइटेड स्टेट को शो करते हैं। तो जैसे ही एक्साइटेड स्टेट में शो आ जाता है तो जब सीएल इसके अप्रोच करेगा तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट कर देता है, अनपेयर्ड बना देता है। और ये एनर्जी इसको कहाँ से मिलती है? इस सीएल के अप्रोच करने से, क्योंकि अट्रैक्शन हो रहा है, दोनों में पेयरिंग होने जा रही है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर देगा। अब होगा क्या, ये बेरिलियम का एक्साइटेड स्टेट है। यहाँ पर सीएल अपना इलेक्ट्रॉन डालेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो कि 2p अनपेयर्ड है, 2px 2py 2pz, अगर हम इसको तीनों को डिवाइड कर लें, और यहाँ दूसरा सीएल जो है बॉन्डिंग बनाने आएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ एक s ऑर्बिटल इन्वॉल्व है और यहाँ एक p ऑर्बिटल इन्वॉल्व है बेरिलियम का। तो ओवरऑल जब मिक्स हो जाएंगे तो न्यू सेट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। ये इनका हाइब्रिड ऑर्बिटल है, जो कि क्या बन गया है आपका sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ठीक, और ये sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ईच है, ईच। ठीक है, ये ध्यान रखिए, sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल और ईच है। अब इसमें इंडिविजुअल s की आइडेंटिटी भी नहीं है, p की आइडेंटिटी। इट इज जस्ट सिमिलर लाइक कि आपके पास रेड कलर था और आपके पास एक वाइट कलर है। तो अब रेड और वाइट को आप जब मिक्स कर देंगे तो आपको कंप्लीट जितने भी आपको पोर्शन चाहिए उसके, आप जितने बार भी निकालेंगे, ठीक है ना, आपने इन दोनों को मिक्स कर दिया तो दोनों आपके क्या होंगे, पिंक कलर के होंगे। ये भी पिंक होगा, ये भी पिंक होगा। कोई भी रीजन आप उठा लीजिए उसका, जो भी मिक्स किया हुआ आपने। तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गया। अब sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से यहाँ पर जो शेप के बारे में पता चलता है वो होता है इसका लीनियर। लीनियर शेप ये कैसे एग्जिस्ट करता है? देखिए, यहाँ पर मैंने इसके पीछे डायग्राम भी है, आप इजीली देख सकते हैं। यहाँ पर BeCl2 का जो एग्जाम्पल है, उस BeCl2 के एग्जाम्पल में बेरिलियम, और ये बेरिलियम है, ठीक, और यहाँ से जो है क्लोरीन का p ऑर्बिटल है, ये बेरिलियम का p ऑर्बिटल। ठीक, आप देख सकते हैं spp, ये spp बन रहा है, यानी sp बन रहा है, p ऑर्बिटल इसका जो है यूज हो रहा है। अब देखिए कैसे बनता है, इसको मैं थोड़ा सा ऑर्बिटल डायग्राम भी इसका शो कर देता हूँ। शुरुआत में अगर हम देखें कि बेरिलियम का एक s ऑर्बिटल तो इन्वॉल्व हुआ था, ठीक है, और दूसरी तरफ से जो है p ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुआ था क्लोरीन का।
मैं पी के अदर एक्स और वाई नहीं बना रहा हूँ, सिर्फ इसका एक एक्सेस ले रहा हूँ, जहाँ पर ये ओवरलैपिंग हुई है वो ये रीजन है। ठीक। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस कि हमें ये ध्यान रखना है कि केवल सिग्मा बॉन्ड जो है बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। इसीलिए वहाँ पर लिखा था एक पॉइंट कि ये जरूरी नहीं है कि सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट, हालांकि इसका यूज जो है जस्ट इसके बाद आने वाला है, तो आपको क्लियर हो जाएगा वो पॉइंट। तो ये देखिए यहाँ पर ये वो पेयरिंग हो रही है, लेकिन अब आपको पता है ये एस और पी तो बनेगा नहीं, ये एक न्यू सेट ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बन जाएगा, है ना। तो इसीलिए ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कुछ ऐसा दिखेगा अगर हम इसको बनाना चाहें। तो ये sp है और ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कुछ यूं दिखाई देगा, BeCl एंड दिस इज Cl। अब इनके बीच में जो बॉन्ड पेयर बना है ये एक बॉन्ड पेयर है और ये दूसरा बॉन्ड पेयर है। इन दोनों बॉन्ड पेयर्स के बीच में जो एंगल बना है वो एंगल जो है 180 डिग्री में लाई कर रहा है। देखिए VSEPR थ्योरी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये कहता है कि जब भी कोई मॉलिक्यूल में बॉन्ड पेयर्स बनते हैं तो वो एक दूसरे से एक दूसरे से इतनी दूरी पे रहना चाहते हैं जहां पर वो रिपल्शन ना करें, क्योंकि रिपल्शन से क्या होता है कि एनर्जी का लॉस होता है और कोई भी अपनी मॉलिक्यूलर स्टेट या एटॉमिक स्टेट ये नहीं चाहेगा कि कंपाउंड की मेरा एनर्जी का लॉस हो, वो स्टेबलाइज्ड रहना चाहेगा, यानी एनर्जी कंजर्व्ड करना चाहेगा। तो उसके लिए वो जितनी पॉसिबल हो सकता है उतना दूर जाएंगे, यानी ये BE और ये Cl अगर 180 डिग्री में है तो ये रीजन से है कि अगर इससे पास तो क्या होगा कि ये रिपल्शन करेंगे और एनर्जी का लॉस होगा। तो यही एक मोस्ट स्टेबल स्टेट है इन BeCl2 जहां पर दो बॉन्ड पेयर है। आई होप दिस इज क्लियर। तो दैट्स द रीजन यहाँ पर 180 डिग्री का एंगल बनता है लीनियर फॉर्म में। देखते हैं कुछ एग्जांपल हम इथाइन का केस में। देखिए इथाइन का केस अगर देखें तो अगर जनरल हम एक रफ आइडिया में बनाए तो HC ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ पर हमें एक वो पॉइंट समझने में आसानी होगी जिसमें ये बोला गया था कि जरूरी नहीं है कि सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करें, हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट करें, है ना। अच्छा यहाँ पर इथाइन का केस में ये है कि अगर हम एक कार्बन की जिसकी हाइब्रिडेशन कैलकुलेट करेंगे वही दूसरे वाले हाइब्रिडेशन कार्बन की भी हाइब्रिडेशन रहेगी, क्योंकि दोनों क्या है सिमेट्रिकल है। तो आप देखिए यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन हाइड्रोजन अगर हम कार्बन की एक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें तो 1s2 2s2 2p2 होती है ना। तो यहाँ पर ये हाइब्रिडेशन के हिसाब से इसमें क्या है कि ये जब हाइड्रोजन, यानी अगर हम इस कार्बन को चूज कर रहे हैं तो ये हाइड्रोजन और यहाँ से ये कार्बन अप्रोच करेंगे, तो जब ये अप्रोच करेंगे तो डेफिनेटली अपने ये 2s2 के इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके कहाँ भेज देगा, 2p में। तो अगर हम इसकी ग्राउंड स्टेट बनाए तो ग्राउंड स्टेट मतलब जब ये अलोन था तब तो 2s2 2p2 ये रहेगी, 2s2 एंड दिस इज 2p2। ठीक है। लेकिन जैसे ही इसमें अप्रोच होना स्टार्ट हो जाएगा हाइड्रोजन का एक तरफ से और दूसरी तरफ से कार्बन, तो ये आपका जो है इस तरीके से अपना इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्साइट कर देगा, यहाँ से इसने एक्साइट करके भेज दिया कहाँ, हायर स्टेट में। तो यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन का हम जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, अगर हमें पता है कि वहाँ 1s1 होता है तो वो अपना 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लेकर के यहाँ बॉन्डिंग बनाएगा। दूसरा वाला कार्बन जो है उसकी स्थिति भी बिल्कुल सेम ऐसे ही होगी, उसके पास भी जो एक्साइटेड स्टेट होगी वहाँ भी 4 के 4 उसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना। उसके पास भी सेम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे जैसा कि पहले वाले कार्बन के पास है। तो फर्स्ट कार्बन तो क्या करेगा, ठीक है ना, ये सेकंड नंबर ऑफ कार्बन है तो ये C2 मान लेते हैं, इसको C1 बना लेते हैं आपके समझने के लिए, ठीक है। तो C1 C2, तो जो सेकंड कार्बन है वो अपना ये ऐसा ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन ले करके इसके P के साथ अनपेयरिंग या सॉरी पेयरिंग करेगा, ठीक है। अब हम तो बात कर रहे हैं पहले वाले कार्बन की, वो बात अलग है कि सिमेट्री है तो उसकी भी वही स्टेट रही होगी, उसका भी एक सॉरी इसका एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो है p ऑर्बिटल आएगा, ठीक है। ये नहीं आएगा क्योंकि ये इसका खुद जो है हाइड्रोजन में इन्वॉल्व होगा, जैसे इसका C2 का H भी तो है, तो यहाँ से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये आएगा, ये वाला नहीं होगा, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। मैं इसको इरेज कर देता हूँ क्योंकि दोनों सिमेट्री है ना, सिमेट्रिकल शो कर रहे हैं, तो ये आपका हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग बनाएगा। अब यहाँ पर ये समझना है कि बाकी रेस्ट ऑफ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, ठीक है। देखा जाए तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन तो sp बनी, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आया तो क्या हुआ, इस कार्बन के हिसाब से देखें तो हमारी पेयरिंग क्या हुई, ये sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, दिस इज sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, और रेस्ट आपके जो है वो क्या है, रिमेन अनपेयर्ड। लेकिन ये ऐसा होता नहीं है, यहाँ पर जरूर हाइब्रिडाइजेशन जो है आपकी sp तक ही इन्वॉल्व है, s ऑर्बिटल और p इन्वॉल्व है जो कि sp हाइब्रिडाइज्ड है। रेस्ट ऑफ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो पाई बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। इन दोनों का दूसरे कार्बन के पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्योंकि दोनों सिमेट्रिकल है तो सेम कंडीशन है, वो भी हाइड्रोजन के साथ एक पेयरिंग करेगा, दूसरे कार्बन के साथ पेयरिंग करके ये भी बना रहा है। लेकिन जो इसके पास दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच गए हैं और यहाँ जो दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच गए हैं ये हाइब्रिडेशन में इन्वॉल्व नहीं होंगे, ठीक।
तो ये हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होंगे और ये आपका ज्योमेट्री में भी इन्वॉल्व नहीं होते हैं। यानी जो किसी भी मॉलिक्यूल के शेप के लिए रिस्पॉन्सिबल बॉन्ड होता है वो फर्स्ट बॉन्ड यानी कि सिग्मा बॉन्ड होता है। तो यही इसीलिए कहा था कि जरूरी नहीं है, इट इज नॉट सो नेसेसरी दैट द ऑलवेज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डू टेक पार्टिसिपेट इन द हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर्स कैसे हो जाएंगे देखिए। ठीक है, तो एसपी हाइब्रिडाइज्ड बन गया तो दोनों का एक रफ स्केल बनाते हैं, फिर मैं आपको इसका आगे जो है एक डायग्राम दिखाता हूँ। तो ये फर्स्ट कार्बन है जिसका एक अपने एस ऑर्बिटल है। ठीक है, ये इसका पी ऑर्बिटल है, इसका पी का हम हाफ बना रहे हैं। ठीक है, हाफ इसको शो नहीं कर सकते। ये इसका पी एक्स हो गया। ठीक है, और ये थर्ड एक्सिस में चले गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये समझना है कि हमारे पास पी ऑर्बिटल जो है एक्स वाई जेड एक्सिस में लाई कर रहे हैं। सेम के सिनेरियो जो है दूसरे वाले कार्बन का भी होगा, ये भी आपका पेयरिंग करेगा पहला सिग्मा बॉन्ड। देख रहे हैं आपको ये सिग्मा बॉन्ड ये वाला। ठीक है, ये सिग्मा बॉन्ड बना जहाँ पर इनमें पेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, इसके पास भी अपना जो है पी एक्स पी वाई होगा जो कि आपका थर्ड एक्सिस में लाई कर रहा होगा, यानी एक्स वाई जेड तीनों परपेंडिकुलर एक्सिस में लाई करते हैं। ठीक है, इसके पास भी एस ऑर्बिटल होगा जो कि हाइड्रोजन से इन्वॉल्व होगा, ये हाइड्रोजन से ऑर्बिटल बनाएगा। यहाँ पर ये पहले वाला जो है ये भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन से बनाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कितना सिग्मा बॉन्ड बने, सिग्मा एंड सिग्मा। अब जो यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये वाले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो हम ये डिस्कस कर रहे हैं, ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है दोनों के अपने, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे, साइड वाइज अपनी अपनी एक्सिस में। जैसे अगर ये जेड एक्सिस में है तो जेड एक्सिस वाला यहाँ से ओवरलैपिंग करना स्टार्ट करेगा। बहुत वीक ओवरलैपिंग होती है, ये वाई वाला परपेंडिकुलरली इस तरीके से ओवरलैपिंग स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है, यही ट्रिपल बॉन्ड को शो करता है, जो कि थर्ड एक्सिस में हो रही है, मतलब सॉरी डिफरेंट एक्सिस में हो रही है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि इनका हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो ये नहीं है, पी एस और एस तो नहीं रहेगा, ये लगभग कुछ इस तरीके से बन जाएगा। और सिमिलरली पी और पी भी आपके डेफिनेटली अलग बन जाएंगे। तो ये शेप जो है लीनियर बन गया। अगर मैं इसका एक सही डायग्राम दिखाऊं आपको तो वो ये है। देखिए यहाँ पर जो है डायग्राम आप इसको इजीली क्लियरली देख सकते हैं। ये एस ऑर्बिटल इन्वॉल्व है। ठीक है, एसपी सारे एसपी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं। तो ये सिग्मा बॉन्ड बना आपका। ठीक, और यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड बन गया। ठीक है, एस और एस पी बन रहा है, ये एस पी हाइब्रिडाइज्ड। देखिए ये एस ऑर्बिटल है, ये पी है, ये एस पी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हो गया। ठीक है, ये आपका जो है एस पी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बन गया है। तो यहाँ पर पी वाई जो है दोनों जुड़ गए हैं, पी वाई, और ये अलग एक्सिस में पी एक्स पी जेड और पी जेड इस तरीके से जुड़े हैं। अगर ये पी एक्स है तो ये पी जेड। तो देखिए ये जो पाई बॉन्ड है ये इंटरमिक्स होकर के न्यू सेट ऑफ पाई ऑर्बिटल ये बनाएगा हाइब्रिड, है ना। तो ये हाइब्रिड देखिए कैसे लाई कर रहा है, ये अगर एक्स एक्सिस में लाई कर रहा है तो ये वाई में लाई कर रहा है ना, बीच वाला तो लाई कर ही रहा है। ये दोनों परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के। तो इस तरीके से सी ट्रिपल बॉन्ड ऐसे एक्सिस करता है, यानी जो ट्रिपल बॉन्ड हम बनाते हैं सिंपल रफ में, वो असल में क्या है कि तीनों परपेंडिकुलरली होते हैं, एक्सिस में लाई कर रहे हैं, है ना। दिखाई दे रहा होगा कि आपको ये इस तरीके से स्टैंड में है और ये यहाँ जो है प्लेन में ऐसे है, ये स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहा है। सो दिस इज द फिगर फॉर द C2 H2 इथाइन, जो कि आपका एक sp हाइब्रिडाइज्ड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। लेट्स सी सम मोर एग्जांपल, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अगर हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन में जाएं तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में हमारे पास एग्जांपल है BF3 का। तो देखिए BF3 में सेम वही फिनोमेना है, बोरॉन आपका 1s2 2s2 और 2p। यहाँ पर इसके पास बोरॉन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2p1 है। ठीक, क्योंकि फ्लोरीन अप्रोच करने आया, हम फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी देखें तो वो भी यही है 1s2 2s2 2p5, यानी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके p में है। लेकिन बोरॉन के पास अप्रोच करने के लिए 3 फ्लोरीन आएंगे, तो उस बोरॉन के पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने जरूरी हैं ताकि 3 सिग्मा बॉन्ड बने। तो तीनों सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए इसको ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में आना पड़ेगा। तो मैं डायरेक्ट एक्साइटेड स्टेट बना दे रहा हूँ क्योंकि फ्लोरीन अप्रोच करा, अब तो आपके समझ में आ गया होगा कि कैसे ग्राउंड स्टेट बना जाती है। तो डायरेक्ट अगर मैं एक्साइटेड स्टेट बनाऊँ तो ये इसकी एक्साइटेड स्टेट है जहाँ पर 2s से इलेक्ट्रॉन निकल करके p में भेजा गया। क्यों भेजा गया? क्योंकि f अप्रोच कर रहा था। f के पास भी अपने अपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसके p ऑर्बिटल में। ठीक, जो यहाँ बॉन्डिंग बनाएंगे, एक पेयरिंग यहाँ करेगा, दूसरा f यहाँ पेयरिंग करेगा, तीसरा यहाँ पेयरिंग करेगा। तो इसके जो तीनों मिक्स ऑर्बिटल्स हो जाएंगे, ये हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व होगी आपकी sp2, है ना। 1s ऑर्बिटल एंड 2p ऑर्बिटल मिक्स हो चुके हैं। तो ये सभी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आपके sp2 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 होंगे। ये पेयरिंग हो गई है। अब ये न्यू सेट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गया है जिसको हम sp2 नाम देते हैं। अब sp2 नाम देने की वजह से इसका जो शेप होगा वो कैसा होगा,
वो शेप आप देख सकते हो कि यहाँ पर बोरॉन होगा और बोरॉन का एक s ऑर्बिटल इन्वॉल्व, एक p ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा और दूसरा p ऑर्बिटल इन्वॉल्व है। ठीक है, तो यही आपके फ्लोरीन भी जो है पेयरिंग करने आएंगे इस तरीके से, लाइक दिस। ठीक है, यहाँ पर पेयरिंग करने आएंगे तो ये जो शेप है इस शेप का नाम होता है ट्राइगोनल प्लानर। इसका नाम है ट्राइगोनल प्लानर। अब प्लानर नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक ही प्लेन में लाई करते हैं, यानी या तो एक्स वाई वाई जेड या जेड एक्स में। ठीक है ना, आप देख सकते हो डायग्राम आने दूसरा डायग्राम में। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर ये एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। तो जब ये एक ही प्लेन में लाई करते हैं और ऐसे प्लानर फॉर्म में एक्सिस्ट करते हैं कि इनके बीच में जो बॉन्ड पेयर है उनका एंगल होता है 120 डिग्री का। ठीक है, आप देख सकते हो ये बोरॉन है, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन। तो ये एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। अगर मैं एक एक्स और वाई बना दूँ इस तरीके से, तो यहाँ पर सिर्फ एक प्लेन में लाई करता है बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। तो इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 120 डिग्री का। आई होप दिस इज गेटिंग यू क्लियर। इसी चीज़ का एक एग्जांपल हम और समझ सकते हैं जो कि जस्ट सिमिलर टू एसपी ही था। ठीक है, जो कि हम इथीन का समझ सकते हैं। अब इथीन का केस आपको पता ही है कि यहाँ पर इथीन C2CH2, ठीक है, और डबल बॉन्ड CH2 होता है। तो सिमिलर सी सीधी सी बात है, यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड बन रहा है और एक पाई बॉन्ड बन रहा है। यानी जो हमारे पहले वाले कार्बन को अगर दूसरे वाले कार्बन के साथ बॉन्डिंग सिमेट्री है, तो आपको पता है कि यहाँ पर डायरेक्ट अगर हम 1s2 2s2 2p2 करूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं अनपेड इलेक्ट्रॉन बना देता हूँ 4 के 4, डायरेक्ट एक्साइटेड स्टेट शो करूँ लाइक दिस। तो पहले वाले केस में, ठीक है, ये फर्स्ट वाले कार्बन का है, ये मैंने एक्साइटेड स्टेट बना दी है। यहाँ हाइड्रोजन इन्वॉल्व होगा, यहाँ हाइड्रोजन इन्वॉल्व होगा और यहाँ आएगा आपका कार्बन। ठीक, ये जो कार्बन है उसकी स्थिति भी बिल्कुल सेम होगी इसी की तरह। उसके पास भी ऐसा ऑर्बिटल होगा जिसमें हाइड्रोजन इन्वॉल्व होगा 2, और वो खुद जो है इसके साथ जो है बॉन्डिंग बना रहा होगा। और उसके पास एक इलेक्ट्रॉन जो है वो बच जाएगा, या एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा जो आपका हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। डेफिनेटली आप समझ गए कि ये पाई बॉन्ड बनाने जा रहा है, तो इसीलिए इसका कोई कंट्रीब्यूशन तो है नहीं शेप एंड साइज में। तो यहाँ पर अगर हम समझ गए हैं कि किस तरीके से इसकी हाइब्रिडाइजेशन एग्जिस्ट कर रही है, sp2 बन रही है। तो sp2 बनने के बाद आप इसका डायग्राम देखिए, तो ये कुछ ऐसे एग्जिस्ट करेगा। यानी यहाँ पर यहाँ पर आपका ये जो कार्बन है, ये दोनों का पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, आपस में। अभी तक यहाँ पर ये आपका दोनों हाइड्रोजन आ गए, ठीक है, इंडिविजुअल, दोनों के इंडिविजुअल देख लीजिए, ये सारे सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं। और जो रेस्ट है यहाँ से जो दूसरा बचा, जो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पीछे बच गया था, वो आपका पाई बॉन्ड बनाएगा। तो जब ये पाई बॉन्ड बनेगा तो पाई बॉन्ड का शेप जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा, देखिए ऐसे, है ना। तो ये बाकी तो सब प्लेन में लाई कर रहे हैं, ये भी प्लेन में लाई कर रहा है। देखो इनके बीच में एंगल है 120 डिग्री, इनके बीच में एंगल है 120 डिग्री, ये सब 120 डिग्री है। तो ये जो ऑर्बिटल है ये परपेंडिकुलर जा रहा है ना, ये प्लेन से ऊपर चले गया। तो इसको इन्वॉल्व नहीं करना है हमने, तो केवल सिग्मा बॉन्ड देखना ना, ये तो हमारा पाई बॉन्ड है। तो यहाँ 120 डिग्री बन रहा है, ये भी 120 डिग्री बन रहा है, और ये एक ही प्लेन में लाई कर रहा है, आप देख सकते हो ये, है ना। तो ये जब ये 120 डिग्री, तो इसका क्या बना है, ट्रायंगुलर प्लेनर फॉर्म में बन रहा है। ये भी एक प्लेनर फॉर्म में ही एग्जिस्ट कर रहा है, एक प्लेन में, एक ही प्लेन में बन रहा है। तो इसके स्ट्रक्चर का नाम भी क्या होगा, ट्रायगोनल प्लेनर। ट्रायगोनल प्लेनर इसके स्ट्रक्चर का नाम है। ठीक है, अब बात करते हैं sp3 की, कि sp3 एग्जांपल्स में हम क्या देख सकते हैं। देखो sp3 एग्जांपल में सेम सिचुएशन वही है कि एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे। एग्जांपल की शुरुआत करते हैं मीथेन से। कार्बन का हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लेते हैं 1s2 2s2 एंड 2p2। लेकिन हमें पता है कि इसकी जो एक्साइटेड स्टेट है वहाँ इसको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 बनाने हैं, क्योंकि चारों हाइड्रोजन अप्रोच करने आएंगे। तो चारों हाइड्रोजन जब इस तरीके से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बनाएंगे तो यहाँ हाइड्रोजन अपने अपने इलेक्ट्रॉन के साथ पेयरिंग करेंगे। अब आप समझ गए होंगे कि 4 के 4 ऑर्बिटल यानी 1s एंड 3p आर इन्वॉल्व, दिस इज दैट इज कि sp3। यानी अब जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा, ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बना, ये आपका sp3 बना। sp3 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 ऑल फोर। ठीक है ना, तो डोंट गेट कंफ्यूज कि पूरा ओवर है तो सारे sp3 बन गए। sp3 हाइब्रिडाइजेशन का जो स्ट्रक्चर का नेम है वो होता है टेट्राहेड्रल। तो ये टेट्राहेड्रली अलाइंड होते हैं। ठीक, टेट्राहेड्रल का स्ट्रक्चर का अगर आपने देखना है तो ये देखिए डायग्राम इसका, यहाँ पर कार्बन आपका बीच में है, और ये आपका जो है इस तरीके से है कि ये आगे की फॉरवर्ड है। ठीक है, ये बिल्कुल इस तरीके से ये टेट्राहेड्रल 3 डायमेंशन टेट्राहेड्रल नेटवर्क बना रहा है, जहाँ पर हर एक ऑर्बिटल आपका क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है।
ठीक है, ये हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल, ठीक, जो कि इसके ओवरलैप करेगा तो क्या बना देगा यहाँ पर sp3 हाइब्रिड। अब न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल बन जाएगा जिसको हम बोलेंगे टेट्राहेड्रली sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। अब इसी में एक कुछ sp3 में ही एक दो हम ये देख सकते हैं कि इन केस क्या हो कि अगर वहां पर लोन पेयर्स हों, जैसे एग्जांपल आपको दिखाई दे रहा है H2O का, तो ये H2O का स्ट्रक्चर है। चलिए मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से। तो 1s2 2s2 2p4 हमें जानते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर इसकी ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट दोनों सेम होती हैं। पहली बात इस तो ये है कि ऑक्सीजन के पास डी ऑर्बिटल होता नहीं है, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट भी कैसे करे। दूसरा, यहाँ पर दो ही हाइड्रोजन अपलोड पेयरिंग करने आ रहे हैं और दोनों के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ऑलरेडी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट है। तो जब ये ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे तो टोटल पेयरिंग ये हो जाएगी, ये एस का, ये पी ऑलरेडी पेयर्ड है, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस। तो ये जो पेयरिंग है यहाँ पर ये बन गई आपकी sp3। लेकिन रिमेंबर, इस केस में दो हाइड्रोजन इन्वॉल्व है और दो आपके जो है वो क्या इन्वॉल्व है, आपके लोन पेयर। सो ये इट्स अ न्यू थिंग, लोन पेयर्स आल्सो डू टेक पार्टिसिपेट इन द हाइब्रिडाइजेशन। तो लोन पेयर की मौजूदगी भी जो है हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होती है। तो sp3 बन गया विथ टू लोन पेयर, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ दोनों लोन पेयर अब होने में तो हमारे हिसाब से तो sp3 है तो इसका स्ट्रक्चर होना चाहिए टेट्राहेड्रल। ठीक है, जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि इसके स्ट्रक्चर का नाम टेट्राहेड्रल होगा। देखिए यहाँ पर अलाइन भी टेट्राहेड्रल ही हो रहा है, डायग्राम में आप देख सकते हो कि डायग्राम में जो इसका अरेंजमेंट है, ये लोन पेयर है, यहाँ लोन पेयर है, ये दो हाइड्रोजन इन्वॉल्व है, ये लोन पेयर। तो इट अपीयर्स लाइक इट हैज टू बी अ टेट्राहेड्रल, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्योंकि आप देखिए क्या रीजन है। देखिए इससे पहले एक चीज छोटी सी क्लियर करना रह गई थी यहाँ पर। यहाँ जो बॉन्ड एंगल है बच्चों, ये बॉन्ड एंगल जो इनके बीच में बॉन्ड पेयर के, वो 109 डिग्री का होता है। यानी ईच बॉन्ड पेयर जो है 109 डिग्री का, ठीक है। अब देखिए यहाँ आते हैं। अब होगा क्या है कि लोन पेयर्स का जो रीजन होता है वो बहुत बड़ा होता है, यानी जो हमारा ओवरलैप्ड रीजन है, ओवरलैप्ड रीजन मतलब इनके बीच में जो ओवरलैप्ड रीजन है वो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो यहाँ रहने की होगी जहाँ पर पेयरिंग हुई है। लेकिन लोन पेयर का रीजन तो बहुत बड़ा है। तो इससे क्या होता है कि ये रिपल्सिव स्टेट में रहता है। लोन पेयर सबसे ज्यादा रिपल्शन करते हैं, तो लोन पेयर जब रिपल्शन करने लगेंगे तो इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल होना चाहिए था 109 डिग्री का, 109 डिग्री का होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहाँ से ये अपने लोन पेयर के रिपल्शन के कारण इस बॉन्ड पेयर को 109 डिग्री से घटा करके 104 डिग्री पर ले आते हैं। तो ये 104 डिग्री पर लाने पे अब इसका शेप भी जो है वो टेट्राहेड्रल नहीं लेगा, हम इसको कह सकते हैं डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, यानी बिगड़ा हुआ टेट्राहेड्रल का एक डिफॉर्म्ड शेप कह सकते हैं, डिफॉर्म टेट्राहेड्रल। ठीक है, एक्सपेक्टेड तो टेट्राहेड्रल है लेकिन हम क्या बोलेंगे, डिफॉर्म्ड टेट्राहेड्रल। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ द लोन पेयर। एंगल क्या हो गया है 104 डिग्री। तो यहाँ पर डिफॉर्म्ड टेट्राहेड्रल का एक नेम है और वो नेम है इसका बेंट शेप। तो वाटर के मॉलिक्यूल का एक इंडिविजुअल नेम भी है बेंट शेप, या फिर वी शेप भी कह सकते हैं। कि अगर आप देखोगे ऑक्सीजन का तो ये इस तरीके से वी के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और ये बेंड भी कह सकते हैं। यही रीजन है कि इसका जो है डायपोल भी एग्जिस्ट करता है, इसी में पोलैरिटी भी डेवलप्ड रहती है। वरना अगर ये 180 डिग्री की तरह होता तो इसमें ये पोलर नेचर का नहीं होता। तो हमारा वाटर जो है पोलैरिटी नहीं होती, वाटर की जो पोलैरिटी का रीजन है वो यही है कि इसमें जो है लोन पेयर्स हैं जो कि इसको ऐसे शेप में ढालते हैं जहां पर इसके अंदर पोलैरिटी डेवलप्ड रहती है। सपोज मान लीजिए अगर ये 180 डिग्री होता तो 180 डिग्री में तब प्रॉब्लम आ जाती है ना, फिर ये कैंसिल आउट हो जाते हैं, इसके डायपोल एग्जिस्ट नहीं करता। तो सो मेनी रीजंस आर देयर। नाउ लेट्स टॉक कि हमारे पास, अच्छा इसी में एक एग्जांपल और है जिसको हम डिस्कस भी कर सकते हैं, दैट इज अमोनिया। देखिए अमोनिया का एग्जांपल इसलिए कह रहा हूँ कि अमोनिया के केस में भी आपका sp3 ही आएगा, ये आप ट्राई कीजिएगा इसको। ठीक है, सेम यहाँ पर नाइट्रोजन आएगा, बीच में सेंटर में ऑक्सीजन के बीच में जहाँ पर ऑक्सीजन रखा वहाँ पर नाइट्रोजन होंगे, और इंस्टेड ऑफ 2 हाइड्रोजन यहाँ 3 हाइड्रोजन इन्वॉल्व होंगे किसी भी एक पोर्शन में, इन केस ऑफ अमोनिया। तो अमोनिया के केस में ये होगा कि वहाँ एक लोन पेयर बच जाएगा, जो कि एक रिपल्सिव स्टेट में तो होगा ही, यानी वो रिपल्शन जरूर करेगा। और जब वो रिपल्शन करेगा तो वो भी इस डीफॉर्म्ड टेट्राहेड्रल ही बनाएगा, यानी वो 109 डिग्री से NH3 में जो बॉन्ड एंगल होता है वो 107 डिग्री का बन जाता है। आई होप दिस इज क्लियर, दिस इज वेरी इजी, ट्राइड योर सेल्फ, जस्ट मेक द ऑर्बिटल डायग्राम, एक्साइटेड स्टेट ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और इसका शेप जो होगा 107 डिग्री में ये बन जाता है पिरामिडल शेप। इसका अपना, जैसे इसका नाम बेंड शेप है, यहाँ पर sp3 है बट डिफॉर्म्ड है, और इसका नेम हो जाता है पिरामिडल शेप।
तो ये हिंट मैंने आपको दे दिए हैं, ठीक है। यू जस्ट प्लीज डू द ट्राई। तो पिरामिडल शेप आ जाएगा इसका, और पिरामिडल शेप में इसके पास एक लोन पेयर होता है जो कि इसके बॉन्ड एंगल को 109 डिग्री से 107 डिग्री में कन्वर्ट कर देता है। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल्स जहां पर हमारे पास along with the S and P अगर D इन ऑर्बिटल भी इन्वॉल्व हो। लाइक यू कैन सी द एग्जांपल्स यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल बना रखा है जो कि एग्जांपल है PCl5 का। तो PCl5 का सेम केस यही है हमारे पास। तो मैं इसका डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ले रहा हूँ वैलेंस शेल का 3s2 3p4 है ना, सॉरी 3s2 3p3 और 3d भी होता है इसके बाद। तो ये तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है जिसमें से मैंने इसका वैलेंस शेल उठा लिया है ना। वैसे इसका एटॉमिक नंबर 15 है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 3d। अब आप जानते हैं क्लोरीन का अगर हम देखें तो इसके पास भी जो है 3s2 3p5 है, यानी इसके 3p5 में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इनके साथ पेयरिंग करने आएगा, ठीक है। तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयरिंग करने आएगा। तो यहाँ पर क्या है कि हमारे पास 5 क्लोरीन है। तो 5 क्लोरीन जब अप्रोच करेंगे तो जो एनर्जी रिलीज होगी उसी से ये एस के इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइट होकर के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी बढ़ेंगे, यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, है ना। तो जैसे हमारे पास एक ग्राउंड स्टेट थी 3s2 3p3, ये ग्राउंड स्टेट है, दिस इज द ग्राउंड स्टेट 3s2 3p3, जहाँ पर ये पेयर्ड है। लेकिन जैसे ही 5 क्लोरीन आएंगे तो 5 क्लोरीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लेकर के आ रहे हैं, तो पेयरिंग करने आएंगे। तो यहाँ पर इसके पास डी ऑर्बिटल भी इन्वॉल्व है, लाइक दिस 1 2 3 एंड दिस इज डी। तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके कहाँ भेज देगा, डी में। नाउ यू कैन सी इजीली व्हाट इज द पर्पस ऑफ द sp3d। तो यहाँ पर sp_d, अब जब ये क्लोरीन इनमें बॉन्डिंग बनाने आएगा तो ये बन जाएगा sp3d, यानी ये ऑर्बिटल जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेगा वो बनेगा sp3d। और sp3d का नाम होता है ट्राइगोनल बायपिरामिडल, ट्राइगोनल बायपिरामिडल। देखिए इसके स्ट्रक्चर को समझाने के लिए मैंने ये डायग्राम लिया हुआ है, प्लीज़ ध्यान से देखिएगा कि ट्राइगोनल बायपिरामिडल कैसे है। इसमें दो चीज़ें हैं बच्चों, एक तो इक्वेटोरियल प्लेन है हमारे पास, ये प्लेन दो प्लेन में डिवाइडेड है और ये परपेंडिकुलर है इसके एक्सिस के, ठीक है, सॉरी इस प्लेन के। ये जो है ये परपेंडिकुलर है इस प्लेन का, अगर ये प्लेन है आपके पास, है ना। तो बाकी तीन पेयर जो है यानी जो 3Cl हैं ये तो आपके लाई कर रहे हैं कहाँ, एक प्लेन में लाई कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो दो Cl हैं, ये दोनों Cl जो हैं ये प्लेन के परपेंडिकुलर लाई कर रहे हैं, यानी ऊपर और नीचे, है ना, यू कैन सी इजीली। तो यहाँ पर ये जब बॉन्ड पेयर इतना ट्रायंगुलर फॉर्म में है कि ये जो परपेंडिकुलर लाई करने वाला जो बॉन्ड पेयर है इसमें एक स्ट्रेच पड़ता है, इसमें एक स्ट्रेन पड़ता है, क्योंकि ये बॉन्ड पेयर और ये बॉन्ड पेयर इसमें कहीं ना कहीं एक रिपल्सिव स्टेट लाते हैं। देखिए बॉन्ड पेयर रिपल्शन सबसे कम होता है, लेकिन जब पास होने लग जाते हैं तो वो भी रिपल्सिव स्टेट में आते हैं। तो इससे क्या होता है कि ये जो एक्सियल बॉन्ड लेंथ है इसको हम एक्सियल बोलते हैं, ये इक्वेटोरियल है, ठीक है। ये जो प्लेन इक्वेटोरियल प्लेन जो प्लेन में बना हुआ है ये इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ है। बॉन्ड लेंथ मतलब इनके बीच की जो लेंथ है इक्वेटोरियल, और ये वाली है एक्सियल। तो यहाँ पर मैंने यही कहा कि ये ऐसे हैं, आप देख सकते हो कि इनके इन्फ्लुएंस से, तीनों के इन्फ्लुएंस से ये जो परपेंडिकुलर है प्लेन के इनमें एक स्ट्रेन पड़ता है, तो इससे इनकी बॉन्ड लेंथ लंबी हो जाती है, कुछ पिकोमीटर ये बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि एक्सियल बॉन्ड लेंथ जो होती है वो आपके इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ से क्या होती है, लॉन्गर होती है, ठीक है। अ, ये जो बॉन्ड लेंथ है आपकी अराउंड 158 करीब होगी। जैसे अगर ये एक 153 है तो ये 158 ये हो सकती है। सो ये बॉन्ड लेंथ जो है आपकी लंबी हो जाएगी जस्ट बिकॉज ऑफ द बॉन्ड पेयर रिपल्शन बाय द इक्वेटोरियल बॉन्ड। तो इक्वेटोरियल बॉन्ड की वजह से एक्सियल बॉन्ड लेंथ में स्ट्रेन पड़ता है और ये लॉन्गर होती है, ठीक है, कुछ पिकोमीटर ये बड़ी हो जाती है। एंड द शेप डिराइव्ड, ठीक है, मैं इसको क्लियर करके दिखा देता हूँ। तो जो शेप बनेगा ये सारा आपका, ठीक है, ये शेप जो है कुछ ऐसा दिखाई देगा, जिसको हम सारे शेप जो है ऑर्बिटल्स आपके sp3 हैं और sp3d हैं, और ये आपके ट्राइगोनल बाइपिरामिडल कहलाएंगे, ठीक है। नाउ सेम केस, अगर यही हमारे पास एक एग्जांपल और हो कि हम यहाँ पर sf4 को देखें, ठीक है, जरा ध्यान से देखिएगा। इस केस में क्या है और पिछले केस में क्या है, थोड़ा सा कंपैरिजन भी है। सल्फर के पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 1s2 2s2 3s 2p6 एंड 3s2 3p4, 3d इज वैकेंट ना। तो मैं इसकी डायरेक्ट एक्साइटेड स्टेट ले रहा हूँ, ठीक है, अब तो आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर 1 2 3 4 ऑलरेडी हैं, ठीक। और ये
अनपेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलो पहले ग्राउंड स्टेट ही बना लेते हैं, ये ग्राउंड स्टेट है लाइक दिस। तो अब हम जानते हैं कि फ्लोरीन कितने अप्रोच करने आ रहे हैं, 4। तो यहाँ पर 2 अनपेड तो ऑलरेडी है, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन और चाहिए। ऑलरेडी हमारे पास डी ऑर्बिटल खाली पड़ा है जहाँ पर हम अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर सकते हैं। तो ये एक्साइट करके यहाँ भेजेगा तो आप देखेंगे एक लोन पेयर फिर भी बच जाएगा। तो जैसे ही लोन पेयर बच गया, यानी एक लोन पेयर हमारे पास अवेलेबल है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 है, दिस इज द लोन पेयर। अब ये लोन पेयर बच गया, यानी रेस्ट ऑफ द पार्ट में तो फ्लोरीन अपनी बॉन्डिंग बनाने आएंगे। ठीक है, और ऑर्बिटल इन्वॉल्व जो है आपका क्या है, sp3 एंड d। तो sp3d, सो एक्सपेक्टेड तो यही है कि sp3d है, जिसको होना चाहिए क्या, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, बट ये हो जाएगा डीफॉर्म्ड या डिस्टॉर्टेड। ठीक है, डीफॉर्म्ड ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, अब यहाँ आप देख सकते हो कैसे इसने हमने अरेंज किया हुआ है। जो इक्वेटोरियल प्लेन थे, उन इक्वेटोरियल प्लेन में आपने देखा कि तीनों प्लेन में आपके बॉन्ड पेयर्स थे PCl5 के केस में। लेकिन आपने देखा यहाँ पर जो केस है, ठीक है, इसकी इंक को चेंज कर लेता हूँ। ये जो बॉन्ड पेयर है, ये वाला और ये वाला, इस पोर्शन में तो आपके आ गया है लोन पेयर। अभी क्या लोन पेयर से इसका शेप यही रहेगा? नहीं, ये शेप जो है अब इसका नया शेप बन गया, इसका नाम पर जो है न्यू शेप है, एंड दिस इज नोन एज सी सॉ। ठीक है, तो ये सीसॉ जो है इसका नाम पड़ जाता है, इस डिफॉर्म्ड ट्राइगोनल बाइपिरामिडल का नेम हो गया है सीसॉ। ठीक है, ओनली व्हेन द वन लोन पेयर इज प्रेजेंट। सिमिलरली आप ये समझ सकते हैं कि ये जो केस है ClF3 का है। ठीक है, अब आपको मैं इसको इसका ऑर्बिटल डायग्राम से रिप्रेजेंट करने का आपको दे रहा हूँ मौका, आप इसको यूज करके बनाइएगा कि कैसे बना होगा ClF3 में। तो आप देखेंगे ये जब अपना इलेक्ट्रॉन एक्साइट, ये भी sp3d है, sp3d, यानी एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेगा ताकि 3 फ्लोरीन अपने जो है बॉन्डिंग बनाने आए। बट आपको ये दिखाई देगा कि इसके पास 2 लोन पेयर बचेंगे, और ये दोनों लोन पेयर जो है आपके एक्सेस में लाई करेंगे। ठीक है, इक्वेटोरियल एक्सेस में लाई करेंगे, और जैसे ही इक्वेटोरियल एक्सेस में लाई करेंगे तो इसका शेप जो है ट्रायगोनल बाइपिरामिडल से डिफॉर्म्ड बन जाएगा। और ये शेप आप अगर देखें, मैंने इसको रोटेट भी किया हुआ है आपके लिए, किसकी तरह दिखाई दे रहा है, टी शेप की तरह दिखाई दे रहा है। तो हम यहाँ ये भी कह सकते हैं कि इसका शेप जो है वो क्या बन जाएगा, इसका नाम पड़ गया है टी शेप। ठीक, ये आप इजीली समझ चुके होंगे sp3d में। ठीक, नाउ दिस इज द सेम एग्जांपल फॉर sp3d, अगेन sp3d, लेकिन इस बार जो एग्जांपल है हमारे पास वो है xcf2। ठीक है, देखिए आपसे एक चीज कही गई थी हाइब्रिडाइजेशन के पॉइंट्स में कि जरूरी नहीं है कि सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकल, कुछ पेयर्ड भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे कि जेनन के केस में जानते हैं एक नोबल गैस का एलिमेंट है। शायद कुछ बच्चों को जो 11th स्टैंडर्ड के, वो सोच रहे होंगे कि नोबल गैस के एलिमेंट में पार्टिसिपेट कर, यस डेफिनेटली। बस क्या है कि उतनी एनर्जी अवेलेबल होनी चाहिए। देखिए कितनी एनर्जी, कि ये इसके 3s2 3p, ठीक है, 3s2 3p6, ये है ना, इसके बाद 3s2 3p6, 3d खाली पड़ा हुआ है। यानी इतनी एनर्जी अवेलेबल हो, फ्लोरीन जब अप्रोच करेगा तो यहाँ पर से ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट कर सके। ठीक है, ये पेयरिंग थी, ये भी पेयरिंग थी। अब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठा करके कहाँ चले गया है, डी में जा चुका है। ठीक है, अब डी में चले गया तो दोनों फ्लोरीन आकर के बॉन्डिंग बना लेंगे लाइक दिस। तो ये डिपेंड करता है कि इतनी अमाउंट की एनर्जी अवेलेबल होनी चाहिए कि वो एक्साइटेड स्टेट में ले आए और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बना दे ताकि पेयरिंग हो सके, है ना। तो यहाँ पर ये भी हाइब्रिडेशन में इन्वॉल्व होता है XCF2। अब स्ट्रक्चर देखें तो होना तो चाहिए था sp3d, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। लेकिन बात क्या है कि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल क्यों नहीं हो सकता, यू कैन इजीली सी 3 लोन पेयर्स आर देयर इन अ वन प्लेन। तो ये वन प्लेन में 3 लोन पेयर, तो ये लीनियर शेप ले लिया इसने। तो यहाँ पर जो शेप है वो sp3d का डिस्टॉर्टेड ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बोलेंगे, लेकिन नाम हो जाएगा इसका लीनियर शेप का। ठीक है, नाउ वी कैन सी द अदर एग्जांपल ऑफ द SF6 हेयर। और SF6 जो एग्जांपल है वो किसका है, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, sp3d2 का है। अब देखिए SF6 को मैंने ऑक्टाहेड्रल क्यों कहा, अगर हम SF6 में सल्फर का देखें, मैं डायरेक्ट ग्राउंड स्टेट वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख रहा हूँ, 3s2 3p4 3d ब्रैकेट। नाउ यू कैन सी इजीली 6 फ्लोरीन आर कमिंग टू शेयर द इलेक्ट्रॉन। तो 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने भी तो चाहिए। तो 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को बनाने के लिए इसको एक्साइट करना पड़ेगा अपने डी ऑर्बिटल में। तो जब आप देखोगे, ये इसका ग्राउंड स्टेट है। ठीक है, तो यहाँ पर से क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ से हम ये इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करेगा एक, और यहाँ से ये वाला इलेक्ट्रॉन एक एक्साइट हो जाएगा। तो ये जब एक्साइट होगा
तो ये यहाँ जा करके कौन से ऑर्बिटल में चलेगा, D1 और D2 में। तो जहाँ सब जगह अगर फ्लोरीन आकर के बॉन्डिंग बनाने लगेंगे लाइक दिस, यहाँ सब जगह पेयरिंग होगी, तो बन जाएगा हर एक ऑर्बिटल का मिक्स करके क्या बनेगा, sp3d2, जिसका नाम होता है ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, इसके जो स्ट्रक्चर का नाम है sp3d2 का, वो है ऑक्टाहेड्रल। अब आप ऑक्टाहेड्रल के स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें तो ये एक प्लेन में लाई कर रहे हैं 4 फ्लोरीन। ठीक है, जहाँ पर पेयरिंग हो रही है आप देख रहे हैं ना, पेयरिंग है, ये सब जो है एक पेयर में, ये जो है एक प्लेन में लाई कर रहे हैं। जो बाकी दो हैं वो प्लेन के परपेंडिकुलर है ना, है ना, ये प्लेन के परपेंडिकुलर है, मतलब ये एक प्लेन है तो ये प्लेन के परपेंडिकुलर जा रहे हैं पूरे प्लेन के। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द सल्फर हेक्साफ्लोराइड। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल और है जिसका नाम है XeF4। तो XeF4 के केस में भी यही है, बस XeF4 के केस में अभी मैंने आपको दिखाया था ना 3s2 3p, नियॉन का जो वैलेंस शेल था इलेक्ट्रॉनिक 3s2 3p6 3d इज विद, अब 3d तो खाली पड़ा है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन सीधे एक्साइटेड स्टेट बनाएंगे हम। तो एक्साइटेड स्टेट में आप देखोगे कि यहाँ ये इलेक्ट्रॉन जो है डी में 1 2 3 1 2 4, ठीक है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है एक यहाँ से पुल हो जाता है यहाँ से, तो क्या हो गया आपका sp3d2, है ना, यहाँ फ्लोरीन आएंगे, यहाँ फ्लोरीन आएगा बॉन्डिंग पेयर करने के लिए, यहाँ फ्लोरीन आएगा, यहाँ फ्लोरीन। तो जब ये पेयरिंग हो जाएगी तो ये 1 2 3 सारे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये 1 2 1 2, ठीक है, लाइक दिस 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, तो ये इसका हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गया। अब इस हाइब्रिड ऑर्बिटल का होना तो चाहिए कि sp3d2 है, दिख तो sp3d2 रहा है, लेकिन ये ऑक्टाहेड्रल ना होकर के डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल या डिफॉर्म्ड ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, यहाँ पर इसका नाम जो है ये एक प्लेन में लाई करेंगे। ठीक है, मैं इसका नाम भी बता देता हूँ। तो ये एक ही प्लेन में लाई करेंगे, आपके चारों फ्लोरीन जो बॉन्डिंग बना रहे हैं। ठीक, और बाकी जो दो लोन पेयर्स हैं वो लोन पेयर आपके प्लेन ऑफ द परपेंडिकुलर रहेंगे। इसका स्ट्रक्चर जो शेप है वो बन जाएगा स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, यहाँ पर जो नाम है वो ऑक्टाहेड्रल नहीं होगा, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल कह सकते हो, लेकिन इसका इंडिविजुअल नेम जो है वो स्क्वायर प्लेनर हो गया। तो इस तरीके से हम स्क्वायर प्लेनर को भी बनाते हैं। नाउ देयर इज अ अदर वे आल्सो। ठीक है, तो ये हम देख सकते हैं, वन मोर एग्जांपल इज देयर, इसको भी डिस्कस करते हैं, फिर हम उसके बाद जो है इसके मैथमेटिकल ऑपरेशन के से भी हम इसको फाइंड आउट करना सीखते हैं। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ IF7। ठीक, IF7 तो हेप्टाफ्लोराइड है, आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड। अच्छा, आयोडीन का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है दैट इज 5s2 5p5 और 5d इसके पास वैकेंट पड़ा है। तो यहाँ यही होता है बच्चों की, ये अपनी एक्साइटेड स्टेट में सारे इलेक्ट्रॉन सेम फॉर्म पैटर्न है। ठीक है, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो आप समझ गए होंगे कि क्या होने वाला है, लाइक दिस। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो हैं सारे अनपेयर्ड हो गए हैं। ठीक है, अगर इसके बाद 1s2 5 7 है ना, यहाँ पेयर्ड है, यहाँ बनाइएगा इनका ग्राउंड स्टेट, तो आपको देखें 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 यहाँ भी ग्राउंड स्टेट में है, ये एक्साइटेड स्टेट। तो सब जगह फ्लोरीन आकर के पेयरिंग करेंगे। तो जब ये पेयरिंग होगी तो इसका जो नेम होगा वो हो जाएगा आपका पेंटागोनल, पेंटागोनल बाय पिरामिडल, बाय पिरामिडल। ठीक है, आप देख सकते हो पेंटागोनल बाय पिरामिडल का स्ट्रक्चर कैसा बना हुआ है स्क्रीन में। ठीक है ना, तो ये पेंटागोनल बाय पिरामिडल का स्ट्रक्चर ये एक प्लेन में लाई कर रहा है। ठीक है, ये सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल जो हैं आपके केवल वन प्लेन में ही लाई कर रहे हैं। बाकी जो दो ऑर्बिटल्स आपको दिखाई दे रहे हैं फ्लोरीन के साथ बने हुए आयोडीन के, ये वाले और यहाँ से ये प्लेन ऑफ द, ये प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो इसका नाम है पेंटागोनल बाइपिरामिडल। बहुत हर कोई नहीं बना सकता है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा रिपल्सन, क्योंकि आयोडीन का साइज बहुत बड़ा है। ठीक है, आयोडीन का साइज अब काफ़ी बड़ा, तो आयोडीन के साइज बड़े होने की वजह से क्या है कि वो 7 फ्लोरीन को एडजस्ट कर सकता है। लेकिन अगर आप किसी और के साथ भी सोचेंगे कि क्या और भी इतने हाई लेवल में इतने सारे बॉन्ड पेयर बना सकता है, तो बहुत मुश्किल होगी। केवल बिगर साइज ऑफ द एलिमेंट ही यही बना सकते हैं इजीली। ठीक है, नाउ वी विल सी सम ऑफ द ट्रिक्स, कि किस ट्रिक से हम बहुत इजीली जो है बिना ऑर्बिटल डायग्राम, बिना उसको इतना जज करे जस्टिफाई करे समझ के, हम डायरेक्ट जो है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, हम उसके हाइब्रिडेशन निकालेंगे, ये भी देख लेते हैं। सबसे पहले तो इसमें कि काउंट, गो आफ्टर ऑलवेज काउंट। ठीक है, काउंट द सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड आप काउंट करेंगे तो आपको इजीली पता लग जाएगा। लाइक अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द, ये देखा जाए कि क्या हमारे पास कितना, हमारे क्या होगा हमारे पास स्ट्रक्चर इनका,
तो हम ये भी देख सकते हैं कि एन का शेप वगैरह क्या होगा, तो वो इजीली मतलब डायरेक्ट हम उसमें उनके बॉन्ड पेयर यानी सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को हमें काउंट करना है। तो कैसे करेंगे, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर इनको हमें काउंट करना है। तो जितने सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर्स होंगे हम उस हिसाब से हाइब्रिडेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट्स सी दिस की सल्फेट 2 नेगेटिव का डायरेक्ट कैसे हम हाइब्रिडेशन निकालें। तो आप एक रफ आइडिया अगर इसका बनाएं तो आपको पता है कि इसमें ऑक्सीजन और ऑक्सीजन लाइक दिस दे आर शेयरिंग, ठीक है, नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पर जो है डबल बॉन्ड बना करके ये हो रहा है। तो देखिए कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 एंड 4 सिग्मा बॉन्ड। तो 4 सिग्मा बॉन्ड जाएगा तो यहाँ पर 4, क्योंकि लोन पेयर तो अभी है नहीं यहाँ पर सल्फर के ऊपर, तो 4 सिग्मा बॉन्ड आए। तो 4 सिग्मा बॉन्ड का मतलब है 1s प्लस 3p। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, sp3। तो ये एक तरीका है जैसे आप ढूंढ सकते हो, ठीक है, लाइक दिस। आई एम अगर हम पूछें कि PO4 3 नेगेटिव का क्या होगा, तो यहाँ पर PO4 3 नेगेटिव का भी आप डायरेक्ट बना सकते हो, लाइक दिस। तीनों ऑक्सीजन इस तरीके से हम इसके हाइब्रिडेशन चेक करें तो कैसे होगा, तीनों को नेगेटिव चार्ज दे देते हैं। तो हमें दिख रहे हैं कि कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 4, क्योंकि लोन पेयर तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर भी जो वैल्यू आई है 4 आई है। इसका मतलब भी यही कि एक एस ऑर्बिटल इन्वॉल्व है और 3p इन्वॉल्व है, यानी ये sp3 हो गया। तो इनके नेम जो है वो sp3 है, तो डेफिनेटली क्या होगा स्ट्रक्चर, टेट्राहेड्रल। तो स्ट्रक्चर्स जो होंगे हमारे टेट्राहेड्रल है। तो ये शॉर्टेस्ट ट्रिक है जिससे आप पता कर सकते हो, ठीक है। लाइक सिमिलरली इन द केस ऑफ H2O ओनली, अगर हम H2O के केस में भी देखें तो हमें पता है H2O में एक तो हमारे पास हाइड्रोजन होते हैं, दो हमारे पास लोन पेयर होते हैं, है ना। तो अगर हम देखें तो कितने लोन पेयर है हमारे पास, लोन पेयर हैं 2। ये LP है हमारे पास 2। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं हमारे पास, सिग्मा बॉन्ड है 2। तो टोटल वैल्यू कितनी आई हमारे पास, वो आई 4। तो 4 आए तो इसका मतलब क्या है, S+3p दैट इज sp3। दैट मीन्स अब ये हमें पता होना चाहिए कि लोन पेयर इन्वॉल्व 2 है। तो ये आपको याद करना पड़ेगा कि भैया टेट्राहेड्रल तो नहीं है, क्योंकि लोन पेयर आ गया तो भाई रेगुलर टेट्राहेड्रल तो नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि किस तरह का स्ट्रक्चर बनाएगा, बैंड शेप का बनाएगा। इसके बाद एक ट्रिक और है जिस ट्रिक से हम समझ सकते हैं, मतलब मैथमेटिकल यूज है उसका, ठीक है। दिस इज द वन ट्रिक एंड वी कैन यूज द अनदर आल्सो, दैट इज मैथमेटिकल फॉर्मूला है, पहले उसको लिखते हैं, ठीक है। कि जैसे हमारे पास कोई एक्स हमने जिसका हमने हाइब्रिडेशन निकालना है, ठीक। हाफ नंबर ऑफ वैलेंस वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम प्लस जितना भी नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव, जो नेगेटिव चार्ज है, अगर नेगेटिव चार्ज है उसके ऊपर, ठीक है, इन केस उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है ये, माइनस इन केस उसके ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, हमें सारे एस्पेक्ट देखने हैं, प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट। ये ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ मोनोवेलेंट मतलब जो सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयर करने आ रहा है, डाइवेलेंट वाले नहीं। डाइवेलेंट जैसे ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाने आता है, तो हमें वो नहीं यूज करना। यहाँ पर मोनोवेलेंट वाले कौन हो जाएंगे, जैसे कि हाइड्रोजन हो जाएगा, फ्लोरीन हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा, ब्रोमीन हो जाएगा, ये सारे मोनोवेलेंट है, ठीक है। सो लेट्स टेक विद द एग्जांपल ऑफ द NH3 है, ठीक है। अब NH3 का अगर हम देखें क्या इसका आंसर सही है, हमें पता है sp3 होता है, लेट्स चेक इट देन। तो देखिए हाफ वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं नाइट्रोजन के, 2,5 दैट इज 5 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल, देन 1s2 2s2 2p3। क्या कोई चार्ज है इसके ऊपर, बिल्कुल नहीं है, ना नेगेटिव चार्ज है ना कोई पॉजिटिव चार्ज है, तो ये जीरो हो जाएगा। मोनोवेलेंट एटम कितने हैं इसके पास, तो मोनोवेलेंट एटम, हाँ यहाँ याद रखिए मोनोवेलेंट एटम्स है। तो मोनोवेलेंट एटम देखे तो 3 हाइड्रोजन है इसके पास, तो तीनों हाइड्रोजन को हम सम कर देंगे, यानी ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 8/2, यानी कि 4। 4 मीन्स 1s एंड 3p, दैट मीन्स sp3। अब होना चाहिए टेट्राहेड्रल, लेकिन ये हमें पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन में भी जो है आपका केस क्या है, मतलब हम इसकी हाइब्रिडेशन बता सकते हैं। शेप के लिए फिर आपको लोन पे चेक करने पड़ेंगे। हाइब्रिडेशन इज करेक्ट, हाइब्रिडेशन में कोई डाउट नहीं है। डायरेक्ट अगर आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द हाइब्रिडेशन, तो यू विल से sp3। बट शेप के बारे में बात आएगी तो आपको पता है नाइट्रोजन में एक लोन पेयर होता है ना। तो वहाँ पर लोन पेयर होता है तो फिर हम उसको जो है समझना पड़ेगा। लाइक अगर मैं इसी में वो देखूँ, अगर आप ये बनाए NH4 पॉजिटिव, है ना, तो NH4 पॉजिटिव का देखिए क्या होगा, हाफ वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन। देखिए नेगेटिव चार्ज तो बिल्कुल नहीं है ना, पॉजिटिव चार्ज जरूर है, -1, ठीक है, यहाँ पर जैसा फॉर्मूले में लिखा है। नंबर ऑफ एटम कितने आ रहे हैं आपके पास यहाँ पर, नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम दैट इज 4। तो ये वैल्यू फिर से क्या आ गई, 4 - 3 आ जाएगा, ठीक है। 4 - 1 3 एंड दैट इज 8/2, ये आ गया 4।
तो ये हो गया आपका sp3। तो ये आपका रेगुलर टेट्राहेड्रल बनाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन में इस केस में लोन पेयर भी नहीं होते हैं। ठीक है, तो मैं शेप के बारे में तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाइब्रिडेशन जरूर हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। लाइक इफ आई एम आस्किंग कि क्या हो CO3 2 नेगेटिव का, तो हम बता सकते हैं 1/2। CO2 में कार्बन का होता है वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 4, और यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन इज डाइवेलेंट, तो डाइवेलेंट हमारे पास फॉर्मूले में तो मोनोवेलेंट है, तो मोनोवेलेंट लेना है, डाइवेलेंट तो ले नहीं सकते, है ना। तो हम यहाँ पर चार्ज लेंगे, चार्ज नेगेटिव है तो +2 हो जाएगा, दैट मीन्स 6/2। दिस इज कमिंग हाउ मच, ये आ जाएगा आपका 3। 3 का मतलब 1s एंड 2p। 1s एंड 2p क्या बन जाएगा, sp3 sp2, जिसका नाम क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, इसी तरीके से हम एग्जाम्पल के तौर पे कुछ और भी एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे कि एक एग्जाम्पल अगर हम जेनन डाइऑक्सी डाइफ्लोराइड का लूँ, तो आप यहाँ पर जेनन का निकाल सकते हैं हाफ। आपको पता है इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, नोबल गैस है, कोई चार्ज तो है नहीं, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव। ठीक, ये हमारा डाइवेलेंट है, ये हमारा मोनोवेलेंट है, तो मोनोवेलेंट कितने हैं, 2 फ्लोरीन, तो 2 से ऐड कर दो, दैट मीन्स 10 आ गया। 10 मतलब 2 से डिवाइड करके 5। अब 5 का मतलब क्या हो गया, देखिए एक S1 3p, ठीक है, टोटल कितने हो गए 4, और एक डी भी इन्वॉल्व है, तो यहाँ पर क्या हो गया sp3d, टोटल 5, 1 2 3 4 5। सो दिस इज द वे टू जस्ट कैलकुलेट क्विकली, टू फाइंड आउट। ठीक है, तो आप कोशिश करिएगा, एक एग्जाम्पल, एक होमवर्क आपको दे दे रहा हूँ, SO3 2 नेगेटिव, ये आप फाइंड आउट करिए कि क्या होगी इसके हाइब्रिडेशन, चाहे ऑर्बिटल डायग्राम से प्रैक्टिस करिए, चाहे इससे करिए। ठीक है, क्विक मेथड से आप इसके शो करें। सो दिस इज ऑल अबाउट द हाइब्रिडेशन, और आप, आई होप आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हाइब्रिडेशन को हमने कैसे समझना है। सिंपल ट्रिक्स वी हैव लर्न, ठीक है, एंड क्विक ट्रिक्स भी देखी है हमने, किस तरीके से हमने इनके हाइब्रिडेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग द क्लास, एंड प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। थैंक यू।